हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग और कैसे चल रही है आप सभी लोगों की 2027 बोर्ड एग्जाम की तैयारी। तो जितने भी बच्चे इस बार 2027 में अपना देने वाले हैं हिंदी का पेपर, तो भाई उनके लिए लेकर के आ गए हम 2027 वाला एक हिंदी का मॉडल पेपर। तो ये जो मेरे पास है 2027 का भैया मॉडल पेपर है और पूरा का पूरा भैया वायरल मॉडल पेपर है ना। तो आप लोग क्या करिए मेरे प्यारे बच्चों, इस मॉडल पेपर को पूरा तैयार कर लो। इस मॉडल पेपर जितने क्वेश्चन हैं सबको तैयार कर लो, क्योंकि ये मॉडल पेपर आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ, अब मुझे दोबारा बताने की आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि इम्पोर्टेंट है तो भाई इम्पोर्टेंट है ना। अब चलो यहाँ से आप लोगों का 2027 का पूरा भैया मॉडल पेपर मैं लेकर के आ गया हूँ, है ना। तो यहाँ पर देखो, एक्चुअली मैं मॉडल पेपर पूरा का पूरा सॉल्व करवा दूंगा। आप लोगों को क्या करना है भाई, पूरी की पूरी क्लास देखनी है, पूरी क्लास देखनी है, और इस मॉडल पेपर के जितने क्वेश्चंस हैं सबका आप लोगों को सबको याद कर लेना है, सारे के सारे प्रश्न याद कर लेना। तब मेरे पर जो आप लोगों को पता चलेगा, जब पेपर देने जाओगे तब आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ तो ये सारे के सारे प्रश्न वही आए जो कि आप मैंने बताए थे, है ना। तो बिल्कुल सेम मेरे जो यही मॉडल पेपर पूछा जाएगा। और यहाँ पे देखो आप लोगों का कोड दिया है 817 जीडी कोड का पेपर है। अनुक्रमांक और नाम वगैरह सब कुछ अपना यहाँ पर लिख देना, और समय 3 घंटे 15 मिनट में आप लोगों को अपना पूरा पेपर सॉल्व कर लेना है। ये मेरा हिंदी का मॉडल पेपर है, और आज आप लोगों का 70 में 70 नंबर भी पक्का होने वाला है। चलो अच्छा भाई, स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले पेपर देने जाओगे 3 घंटे 15 मिनट में आप लोगों को अपना पूरा पेपर सॉल्व करना है, और लेकिन उसमें 15 मिनट जो होंगे पेपर को पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। देखो कैसे पढ़ते हैं पेपर को, यहाँ पर देखो कैसे पढ़ते हैं भैया पेपर को। नोट करके दिया, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। फिर निर्देश दिया है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। निर्देश नंबर 1। निर्देश नंबर 2 कहता है कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड आ तथा खंड बा में विभक्त होने वाला है। फिर निर्देश नंबर 3 देखो क्या कहता है। निर्देश नंबर 3 कहता है कि खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न है, जिनके उत्तर आप लोगों को OMR उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बॉल पेन कलम से सही विकल्पों वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करके चिन्हित कर देना है। निर्देश नंबर 4 कहता है कि खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर दें। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर तो व्हाइटनर का प्रयोग ना करें। और प्रश्न नंबर यहाँ 5 कहते हैं कि प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। तो भैया मॉडल पेपर 2027 का हिंदी का वायरल पेपर मैं पूरा का पूरा आप लोगों को सॉल्व करके दे देता हूँ। खंड बाप में 50 अंक का वर्णनात्मक प्रश्न है। प्रश्न नंबर यहाँ पर 6, यहाँ पर नेक्स्ट कहता है कि प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न आता हो उस पर समय नष्ट ना करें, है ना। जल्दी जल्दी आप लोगों को सारे के सारे प्रश्नों को उत्तर लिख देना है। जो प्रश्न आता हो उस पर बिल्कुल भी आप लोगों को समय नष्ट नहीं करना है। ये हमारा खंड आप बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहला मेरा प्रश्न पूछा गया है कि मित्रता पाठ के लेखक कौन है। पहला ही प्रश्न पूछ दिया है कि मित्रता पाठ के लेखक कौन है, पेपर में 1 नंबर का आएगा। तो भैया इसका राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो है ये मित्रता पाठ के लेखक हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 2 पूछा गया कि ममता कहानी के लेखक कौन है। ममता कहानी के भाई लेखक कौन हो जाएंगे, प्रश्न नंबर 2 हमसे पूछा गया है। तो ममता कहानी के लेखक हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद। चलो आगे देखो, आगे फिर मैं बता देता हूँ आप लोगों को। प्रश्न नंबर 3 की ओर ले चलता हूँ। प्रश्न नंबर 3 कहता है कि ममता कहानी के प्रमुख पात्र कौन है ना। तो 1 नंबर का आएगा कि ममता कहानी के प्रमुख पात्र कौन हो जाएंगे। तो भाई ये हमारा पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा कि ममता कहानी की प्रमुख पात्र कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ममता। प्रश्न नंबर 4 कहता है कि लहरों के राजहंस किस विधा की रचना है। किस विधा की रचना है, पेपर में 1 नंबर का आएगा कि लहरों के राजहंस जो है किस विधा की रचना हो जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों ये मेरी एक नाटक विधा की रचना हो जाएगी, नाटक विधा। चलो अच्छा आगे देखो, आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 के बारे में। प्रश्न नंबर 5 को देखने वाले हैं। प्रश्न नंबर 5 कहता है कि त्याग पत्र के लेखक कौन है। त्याग पत्र के भैया लेखक हो जाएंगे जैनेन्द्र कुमार। और प्रश्न नंबर 6 कहता है कि पंच परमेश्वर के लेखक कौन है। पंच परमेश्वर के लेखक हो जाएंगे प्रेमचंद्र। ये सारे के सारे 1-1 नंबर वाले प्रश्न हैं, ये सारे 1-1 नंबर वाले प्रश्न हैं। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कहता है कि सूरदास जो है किस भक्ति धारा के कवि हैं। सूरदास जो है किस भक्ति धारा के कवि हैं। तो ये हमारा सगुण भक्ति के कवि हैं सूरदास। और कबीर जो है किस काव्य धारा के कवि हैं। तो कबीर जो है यहाँ पर मेरे निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं, है ना। अब एक रचना पूछी गई है, रचना देख लो कि
यहाँ पर कहता है कि विनय पत्रिका की रचयिता कौन है, ये एक नंबर का आएगा पेपर में। तो विनय पत्रिका के लेखक भाई यहाँ पर हो जाएंगे तुलसीदास। तुलसीदास इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कहता है कि बिहारी सतस्य की रचयिता कौन है। तो बिहारी सतस्य की रचयिता कौन है, एक नंबर का आएगा। तो बिहारी सतस्य के रचयिता हो जाएंगे बिहारी लाल, ये उसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अच्छा आगे देखो। अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 के बारे में। प्रश्न नंबर 11 कहता है कि मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। मेरे पर जो मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। ए ऑप्शन दिए भोजन करना, बी ऑप्शन दिए हार जाना, सी ऑप्शन दिए प्रसन्न होना, डी ऑप्शन दिए क्रोधित हो जाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हार जाना, कि मुंह की खाना का मतलब हार जाना। और प्रश्न नंबर 12 कहते हैं कि नाक काटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। एक नंबर का आएगा कि नाक काटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपमान होना। अपमान होना भैया पूरा राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 13 कहते हैं कि अनुशासन शब्द में कौन सा समास लगा है। एक नंबर का ये भी आ जाएगा। तो अनुशासन शब्द में अनु उपसर्ग लगा है ना। तो ये सारी याद कर लेना आप लोगों को। अब देखो प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 कहते हैं कि असफल शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। देखो असफल शब्द में हमारा बड़ा छोटा उपसर्ग लगा है। अब प्रश्न नंबर 15 कहते हैं नील कमल में कौन सा समास है। ये सब एक एक नंबर वाले। नील कमल में भैया आप लोगों का कर्मधारय समास हो जाएगा। इसके बाद आगे देखो प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 देखो क्या कहता है। प्रश्न नंबर 16 कहता है माता पिता में कौन सा समास है। तो माता पिता में मेरा द्वंद्व समास हो जाएगा, ये भी एक ही नंबर का आएगा। अब देखो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 के बारे में कि हास रस का स्थायी भाव क्या होता है। हास रस का स्थायी भाव हास होता है, एक नंबर का आएगा। और प्रश्न नंबर 18 कहता है कि चरण कमल में कौन सा अलंकार है। एक नंबर का ये भी आ जाएगा। तो भाई चरण कमल में हमारा रूपक अलंकार हो जाएगा। तो चलो आगे देखो फिर मैं बात करता हूँ प्रश्न नंबर 19 और प्रश्न नंबर 20 के बारे में। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे कि राम ने खाना खाया, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है। राम ने खाना खाया इस वाक्य में कौन सा वाच्य है, एक नंबर का आएगा। तो इसमें मेरा भाई कर्तरी प्रयोग हो जाएगा। कर्तरी प्रयोग मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 20 कि जो मेहनत करता है वही सफल होता है, इसमें कौन सा वाक्य है। ये मेरा संयुक्त वाक्य हो जाएगा। चलो एक नंबर का ये आ जाएगा। अब यहाँ से देखो आप लोगों का बन जाता है क्या कि गद्यांश पूछा जाएगा। तो गद्यांश भाई 6 नंबर का गद्यांश आएगा। तो 6 नंबर वाला गद्यांश देख लो। यहाँ पर 3 × 2 = 6 नंबर का आ जाएगा। देखो इसको पढ़ो कि सावधान रहो, ऐसा ना हो कि पहले 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 तुम इसे बहुत सामान्य बात समझो और सोचो कि एक बार ऐसा हुआ फिर ऐसा ना होगा, अथवा तुम्हारे चरित्र बल का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि ऐसी बातें बकने वाले आगे चलकर अपने आप सुधर जाएंगे। नहीं ऐसा नहीं होगा। जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है तब फिर वह यही नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसे जगह पैर रख रहा है। धीरे धीरे उन बातों में अभ्यस्त होते तो तुम्हारी घृणा भी कम हो जाएगी, फिर तुम्हें उनमें चढ़न भी मालूम नहीं होगी, है ना। तो यहाँ पर देखो भाई गद्यांश को पढ़ना है और इस गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे। 3 × 2 = 6 नंबर का पूछा जाएगा। इसके बाद अगर हम इसको और आगे पढ़ते हैं तो 6 नंबर में पूछा जाएगा कि क्योंकि तुम यह सोचने लगो कि चिढ़ने की बात ही क्या है, तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा और तुम्हें भले बुरे की पहचान न रह जाएगी। अंत में होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। अतः हृदय को उज्ज्वल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि बुरी संगत से बचो, है ना। तो बुरी संगत से बचना है। अच्छा बुरी संगत को हमने देख कर के हमें आइडिया लग गया कि ये बात जो हमारा चैप्टर है मित्रता चैप्टर से लिया गया है, जिसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो चलो भाई इसमें सबसे पहले हेडिंग डालेंगे कि पहला प्रश्न हमसे पूछा गया कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ पेपर में 2 नंबर का संदर्भ आता है। तो चलो भाई इसमें लिखने पहले हेडिंग डालेंगे संदर्भ, और संदर्भ लिखना स्टार्ट करेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हो जाएंगे। अब इसके बाद आगे देखो रेखांकित अंश की व्याख्या भी करनी है आप लोगों को। रेखांकित अंश की व्याख्या भी 2 नंबर की आएगी। रेखांकित अंश की व्याख्या 2 नंबर की आएगी। लिखना रेखांकित अंश की व्याख्या कि लेखक कहता है कि जब कोई व्यक्ति एक बार अपना पैर कीचड़ में डाल देता है तो वह पीछे मुड़कर नहीं देखता है,
वह कितने कीचड़ में धंसता जा रहा है, उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है, वह सब कुछ भूल जाता है, वह अच्छे काम छोड़कर बुरे काम में प्रारंभ हो जाता है। सा ऑप्शन दिया है जो भी हमारा पेपर में 2 नंबर का आएगा। सा का पहला प्रश्न, सा का पहला प्रश्न है, ये 1 नंबर का आएगा। हृदय को उज्ज्वल रखने का सरल उपाय अच्छे लोगों की संगत है। यदि हम अपने हृदय को स्वच्छ निर्मल रखेंगे तो पूरी संगत से दूर रहेंगे तो हमारा हृदय सदा उज्ज्वल होगा। और इसके बाद अगला प्रश्न देख लो, यहाँ पूछा गया लेखक ने उपयुक्त गद्यांश में क्या संदेश दिया। तो संदेश भाई यही दिया है कि बुरी संगत से बचो, है ना। अब आगे देखो कि अथवा करके दिया है, तो मैंने ऊपर वाला सॉल्व करा दिया, इसको आप लोग भाई अपना पूरा सॉल्व कर लेना, है ना। इसको आप लोग देख लेना कि यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल से प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में बहता रहा है। तो इसको आप लोग तैयार कर लेना, मैंने ऊपर वाला सॉल्व करा दिया है। चलो उसको आगे देखो। अब यहाँ पर देखो लिखा है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। 3 × 2 = 6 नंबर का आएगा। अब इसको पहले सॉल्व करेंगे कि चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले श्री छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो ती पाई। इसका पहला प्रश्न पूछा गया कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ लिखने पर आप लोगों को 2 नंबर मिलेंगे। संदर्भ ऐसे लिखिए कि प्रस्तुत पद सूरदास द्वारा रचित सूर सागर से लिया गया है। अब तो वह सूर सागर से लिया गया है। इसके बाद आगे देखो रेखांकित अंश की व्याख्या देखो यहाँ पर करनी है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या में लिखेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या कि मैं उस ईश्वर भगवान कृष्ण के कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत पर चढ़ जाता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है और निर्धन व्यक्ति सिर्फ छत्र धारण करके चलने लगता है। ये भी हमारा 2 नंबर का आएगा। 2 नंबर का ये भी आएगा। 3 प्रश्न पूछे जाएंगे सभी 2-2 नंबर वाले। अब यहाँ पर देखो अगला ऑप्शन देखो, कहता है कि किसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत लांग जाता है। तो भाई जब ईश्वर की कृपा होती है तो लंगड़ा व्यक्ति पर्वत भी लांग जाता है। दूसरा प्रश्न पूछा गया कि रेखांकित अंश में कौन सा अलंकार है। तो रेखांकित अंश में रूपक और अनुप्रास अलंकार हो जाएंगे। अब आगे देखो अथवा करके दिया है कि सौरभ भीना जीना गीले लिपटा मृदु सांजन दुखुल, चल अचल में जरते जरते पथ में जुगनों की स्वर्ण फूल। इसको भी तैयार कर लो, लेकिन मैंने ऊपर वाला सॉल्व करा दिया तो आप लोग ऊपर वाला ही सॉल्व कर लेना। अब यहाँ से देखो आप लोगों का भाई पूछा जाएगा क्या कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश पर आधारित संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कर देना है। 5 नंबर का आएगा कि इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, महात्मा बुद्ध तीर्थांक पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास अन्य चा बहवा महात्मान अत्रागत्य स्वीयान विचारान प्रसारेण न केवलम दर्शने साहित्य धर्मे अपितु कला क्षेत्रे पे इयम नगरी विविधानाम कला नाम शिल्पनाचित कृति। इसको पढ़ने के बाद फिर आप लोगों को क्या करना है, इसका संदर्भ लिखना है। संदर्भ देखो 2 नंबर का संदर्भ आएगा कि प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। अब इसका देखो यहाँ पर हिंदी में अनुवाद भी आप लोगों को करना है। हिंदी में अनुवाद करना है कि यह नगरी सभी अनेक धर्मों के मिलन का स्थान है। जैसे हमारे महात्मा बुद्ध हो गए, तीर्थंकर पार्श्वनाथ हो गए, शंकराचार्य हो गए, कबीर हो गए, गोस्वामी तुलसीदास हो गए, अन्य बहुत से महात्माओं ने यहाँ पर आकर अपने विचारों को फैलाया। केवल दर्शन साहित्य के धर्म में ही नहीं बल्कि कला क्षेत्र में भी यह नगरी अनेक कलाओं और शिल्पों के लिए लोक में प्रसिद्ध है। यहाँ की बनी हुई रेशमी साड़ियाँ देश विदेश में सब जगह पसंद की जाती हैं। यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। यह अपनी प्राचीन परंपराओं का अभी पालन करती है। कवियों ने इसका वर्णन अपनी कविताओं में किया है। जहाँ मरना भी कल्याणकारी है, जहाँ भस्म भी आभूषण है, जहाँ कौपीन भी रेशम होती हैं, उस काशी को किसी से मापा जा सकता है, अर्थात किसी से उसकी तुलना की जा सकती है। तो ये हमारा पूछा है। इतना मेरा हो गया कंप्लीट। और ये अथवा करके दिया है कि अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, मानव जीवनम संस्कृतम ऐसा यथा समयम नमा नवा विचारधाराम स्वीकरोति, नवा शक्ति चा प्राप्नोति, अत्र दुराग्रह नास्ति, यति युक्तियुक्तम कल्याणकारी च तत्र सैर्स गृहीतम भवति, एतस्य गतिशीलताया रहस्यम मानव जीवनस्य शाश्वत मूल्येषु निहितम। इसको तैयार कर लें। 2 में से 1 को सॉल्व करना है। अब यहाँ से देखो पद्यांश पूछा गया है।
तो भाई पद्यांश जो है ये हमारा 5 नंबर का आएगा, संस्कृत का पद्यांश, कि निम्नलिखित दिए गए संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कर दो। कि किंस्विद प्रवसतो मित्रम किंस्विद मित्र ग्रह सता आतुरस्य च कि मित्रम किंस्विद मित्रम मरिष्यता सार्थ प्रवसतो मित्रम भार्य मित्रम गृह सतः आतुरस्य विषम मित्रम दानम मित्रम मरिष्यता। इसका संदर्भ लिख देंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया है। अब आगे देखो, हिंदी में अनुवाद कर देंगे यहाँ पर। तो इसका फिर यहाँ पर हिंदी में अनुवाद करेंगे कि यक्ष प्रदेश में रहने वाला मित्र का कौन है, घर में जो रहता है उसका मित्र कौन है, रोगी का मित्र कौन है और मरने वालों का मित्र कौन है। तो युधिष्ठिर कहता है कि धन प्रदेश में रहने वालों का मित्र है, पत्नी भाई यहाँ पर पत्नी होगा, पत्नी घर में रहने वाले के मित्र है, वैद्य रोगी का मित्र है और दान करने वाले का मित्र है ना। चलो आगे देखो, आगे फिर अथवा करके दिया है, अथवा में किंसु गुरुत्रम भूमि इसको तैयार कर लेना। फिर एक अपने पठित खंड का एक खंड का आएगा 3 नंबर का, खंड का भी तैयार कर लेना, कोई खंड का भाई देख लेना है ना, स्क्रीनशॉट कर लो खंड का आपका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब यहाँ से देखो स्टार्ट हो जाता है जीवन परिचय। जीवन परिचय भी भाई 5 नंबर के जीवन परिचय आएगा। यहाँ पर कहता है कि दिए गए लेखक में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कर दो। जैसे जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर और रामचंद्र शुक्ल, ये हमारे 3 रचनाएं, 3 जीवन परिचय दिए गए हैं। इसमें से आप लोगों को किसी एक का जीवन परिचय लिखना है। चलो मैं जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय लिख करके सुना देता हूँ। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1889। इनका जन्म स्थान काशी में हुआ था। पिता का नाम श्री देवी प्रसाद। शिक्षा ये कक्षा 8वीं तक इन्होंने पूरी पढ़ाई की थी। और जयशंकर प्रसाद जी की मृत्यु कब होती है? तो 15 नवंबर 1937 को इनकी मृत्यु हो जाती है। अब हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय, और जीवन परिचय में देखो लिखना स्टार्ट करेंगे। तो जीवन परिचय में यहाँ पर लिखेंगे कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के एक परिवार में 30 जनवरी 1889 को हुआ था। इनके पिता श्री देवी प्रसाद सुंगनी साहू के नाम से प्रख्यात थे। उनकी दानशीलता और उदारता के कारण उनके यहाँ विद्वानों और कलाकारों का बराबर समादर हुआ करता था। इनकी शिक्षा का प्रारंभ घर पर ही हुआ। संस्कृत हो गई और फारसी, उर्दू और हिंदी की शिक्षा इन्होंने घर पर ही प्राप्त की थी। कुछ समय के लिए स्थानीय क्वींस कॉलेज में अपना नाम लिखाते हैं, किंतु वहाँ 8वीं कक्षा से ऊपर नहीं पढ़ पाते हैं। 12 वर्ष की अल्पायु में इनके पिता का देहांत हो जाता है। इनका अधिकांश जीवन काशी में बीता। यक्षमा टीबी के कारण प्रसाद जी का देहांत 15 नवंबर 1937 को हो गया। रचनाएं देख लो इनकी, छाया, आकाशदीप, इंद्रजाल, ये इनकी रचनाएं हो जाएंगी। और लास्ट में फिर हमसे 12 नंबर पर पूछा जाएगा, एक कवि का भी जीवन परिचय पूछा जाएगा। 5 नंबर का कवि का जीवन परिचय आएगा। सूरदास, माधवी वर्मा, तुलसीदास, रामनरेश त्रिपाठी। तो कवियों में से देख लो भाई कौन सा कवि आएगा। तुलसीदास जी का जीवन परिचय तैयार कर लेना। तुलसीदास देखो, तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान देखो राजापुर, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश। माता का नाम मुंशी, पिता आत्माराम दुबे, पत्नी रत्नावली। और फिर इसके बाद हमारे यहाँ पर रचनाएं पूछी जाएंगी कि रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका। अब चलो यहाँ से आप लोगों का जीवन परिचय भी स्टार्ट हो जाता है। जीवन परिचय दिन डालेंगे, यहाँ से लिखेंगे जीवन परिचय कि तुलसीदास जी का जन्म चित्रकूट जिले के राजापुर नामक गांव में सन 1532 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम तुलसी था। अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके माता पिता ने इनको त्याग दिया था। स्वामी नरहरिदास ने इनका पालन पोषण भी किया था। काशी के शेष सनातन नामक विद्वान ने इन्हें वेद, पुराणों और आदि ग्रंथों का ज्ञान भी करा दिया था। इनका विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ था। इनका जीवन काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक बीता। इनकी मृत्यु काशी का 80 घाट पर 1627 ईस्वी में हो जाती है। लास्ट में रचनाएं लिख देना, रामचरितमानस, दोहावली, विनय पत्रिका। तो ऐसा लोगों को लिखना पड़ेगा। चलो अब यहाँ से देखो एक श्लोक याद कर लेना, 2 नंबर का श्लोक भी, और एक पत्र लेखन याद कर लेना, 4 नंबर वाला पत्र लेखन याद कर लेना। अथवा करके 2 पत्र लेखन पूछे जाएंगे, 2 में से एक पत्र लेखन का उत्तर लिखना पड़ेगा। चलो अच्छा आगे बात करते हैं। फिर हम आगे फिर हमारे संस्कृत के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और एक निबंध भी पूछा जाएगा। 7 नंबर का निबंध आएगा कि पर्यावरण प्रदूषण कारण एवं निवारण, विज्ञान अभिशाप विवर्तन, वृक्षारोपण का महत्व, जनसंख्या वृद्धि। तो ये 4 निबंध आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाएंगे। 4 में से आप लोगों को एक निबंध का उत्तर लिखना पड़ेगा, है ना।
तो ये भाई आप लोगों का मैंने पूरा का पूरा मॉडल पेपर बताया, हिंदी का मॉडल पेपर था, और उम्मीद करते हैं आप लोगों ने अपना पूरा मॉडल पेपर तैयार कर लिया होगा। तो चलिए भाई, मॉडल पेपर मैंने आप लोगों को बता दिया, आप लोग अपना पूरा पेपर तैयार कर लीजिए और मॉडल पेपर को तैयार करके पेपर देने चले जाइए। तो यहाँ से आज की इस क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा।